अभी हम पाणिनि महाविद्यालय में उपस्थित हैं सभी लोग। पाणिनि महाविद्यालय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत अध्ययन का और वेद का प्रचार करता है। हम अभी स्वामी प्रदीप कुमार शास्त्री जी के कार्यालय में हैं और मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप शास्त्री जी से कि वो पूरे विश्व को कुछ अपने इस महाविद्यालय से संदेश दें। हाँ, सभी को सादर नमस्ते। यह संस्था 100 वर्ष से भी ऊपर समय से चल रही है। 1921 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। श्रद्धेय गुरुवर ब्रह्मदत्त जी इसके संस्थापकों में से थे और उसके बाद पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक, आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री विजयपाल जी विद्यावारिधि, और उसके बाद अभी भी ये संस्था वैसी की वैसी ही चल रही है। यहाँ लगभग संपूर्ण वैदिक वाङ्मय से तात्पर्य है चारों वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक, दर्शन, वेदांग आदि जितना भी साहित्य है उसके संरक्षण का काम। संरक्षण से तात्पर्य है उसका अध्ययन अध्यापन के द्वारा संरक्षण करना और जितने भी प्राचीन संस्करण हैं उनको ढूंढ करके संपादित करना, उनको प्रकाशित करना और जनता को बहुत ही सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना स्वाध्यायशील सज्जनों को। ये सब कार्य यहाँ से होता है, माने अध्ययन अध्यापन का, संपादन का और अनुसंधान का, प्रकाशन का। लगभग 150 ग्रंथ इस समय यहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही मासिक पत्रिका वेदवाणी, जिसमें कि वैदिक वाङ्मय से संबंधित अनुसंधानात्मक लेख जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लेख प्राय उसमें प्रकाशित होते हैं या फिर और उच्च कोटि के विद्वान हैं, ये इसमें प्रकाशित होते हैं। और भारतवर्ष के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र है, मेरठ है, बॉम्बे वाले हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों के जो शोध छात्र हैं, चाहे वो एमफिल करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, डीलिट करने वाले हैं, निर्देशन के लिए समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ लगभग 100 वर्ष पुराना बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का एक संग्रहालय, पुस्तकालय है, स्वामी सियाराम वैदिक पुस्तकालय करके, जिसमें 10,000 से अधिक ग्रंथ और कुछ पांडुलिपियां भी वहां पर संग्रहित हैं। यहाँ सामाजिक गतिविधियां लगभग नहीं चलती, विद्या संबंधी जो भी कार्य है वो सब अंदर रह करके किए जाते हैं और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष से छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। बाहर से भी छात्र आते रहे हैं, विदेशों से, पीछे गयाना के, अमेरिका के, फिजी के और कनाडा के, मॉरिशस के कई देशों से यहाँ छात्रों अध्ययन करने के लिए आते रहे। कई वर्ष अध्ययन करके वो यहाँ से गए और अभी उधर ही कार्य कर रहे हैं। और यहाँ से अध्ययन किए हुए जो छात्र हैं, जब वो सरकारी परीक्षाओं में जाते हैं तो लगभग टॉपर रहते हैं। और आज अनेक विश्वविद्यालयों में वो कहीं विभागाध्यक्ष हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अनेक विद्यालयों में भी टीचर्स हैं। तो इस तरह से अनेक स्तरों पर यहाँ के जो छात्र हैं वो कार्य कर रहे हैं। बाकी गैर सरकारी क्षेत्रों में भी, जैसे कोई उपदेशक के रूप में है, सन्यासी हैं, पुरोहित हैं, समाज सुधारक हैं, आचार्य हैं, कोई गुरुकुलों का संचालन कर रहे हैं,
तो ऐसे अनेक स्तरों पर यहाँ के जो स्नातक हैं वो सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं। जो विशुद्ध आर्ष परंपरा है, लगभग आज से 2500 वर्ष पहले, जिसके माध्यम से यहाँ संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चला करती थी, उसी पद्धति से उन्हीं ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने का क्रम आज भी यहाँ संरक्षित है, सुरक्षित है पूरी तरह से। यहाँ किसी सरकारी पाठ्यक्रम के आधार पर अध्ययन अध्यापन नहीं चलता। ऋषियों के ग्रंथों को ग्रंथ क्रम से ही अध्ययन अध्यापन में लिया जाता है, जिसमें पहले वेदांगों का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें 6 वेदांग आते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद उपांगों को लिया जाता है, जिसमें 6 दर्शन ग्रंथ आते हैं जो वेदानुकूल आस्तिक दर्शन कहलाते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इनके साथ साथ जो दूसरे हमारे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, स्मृति ग्रंथ हैं, कुछ नीति ग्रंथ हैं और कुछ अनुक्रमणी ग्रंथ हैं, है ना, उनका भी साथ साथ ही अध्ययन अध्यापन यहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उसके बाद संहिताओं का अभ्यास कराया जाता है, जो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका अभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रकार से लगभग संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के क्रम में भी लिया जाता है, प्रकाशन के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में। जो बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं लगभग संपूर्ण भारतवर्ष से, उनको अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कैसे अनुसंधान करना है, कैसे लेखन करना है, संपादन कैसे किया जाता है, प्रकाशन कैसे किया जाता है, व्यवस्थाएं कैसे संभाली जाती हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रंथों का जो एक व्यावहारिक स्वरूप है वो सब भी यहाँ कराया जाता है और ये क्रम लगभग 100 वर्षों से ये चल रहा है। पहले ये संस्था बनारस में थी, उसके बाद यहीं पास में एक बालगढ़ स्थान है, वहाँ पर ये रही अनेक वर्षों तक। अभी लगभग 25 वर्षों से यहाँ सोनीपत के निकट जो रेवली स्थान है वहाँ पर ये चल रही है। तो इस प्रकार से जो आर्ष पाठविधि जिसको हम कहते हैं, आर्ष पाठ्यक्रम जिसको हम कहते हैं, उसको संपूर्ण रूप से सुरक्षित, संरक्षित और प्रचलित करने का एक जो संपूर्ण प्रकल्प है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है, ये वेदवाणी बोल के आपका एक पुस्तक है जी, ये कौन पढ़ता है? ये इधर जो संस्कृत पता है वही पढ़ना चाहिए, इसका ये क्या है? ये वेदवाणी जो पत्रिका है, इसका भी ये वेदवाणी पत्रिका 1948 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार से 75 वर्ष इसको प्रकाशित होते हुए हो गए हैं। इसका ये हीरक जयंती वर्ष अभी मनाया गया और अभी 10 मार्च 2024 को वेदवाणी हीरक जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें जैसा मैंने पहले संकेत किया था कि इसमें जो लेख प्रकाशित होते हैं वो वैदिक वाङ्मय के चुने हुए विषयों को लेकर के और अनुसंधानात्मक दृष्टि से जो उच्च कोटि के विद्वान हैं लगभग उन्हीं के द्वारा लिखे हुए, और इसका जो पाठक वर्ग है, इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार की सामग्री इसमें प्रकाशित होती है तो उच्च शिक्षित वर्ग ही लगभग इसका पाठक वर्ग है। हालांकि एक शिकायत पाठकों की हमसे बराबर रहती है, क्योंकि मुझे भी इस वेदवाणी पत्रिका से जुड़े हुए आज लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। तो एक शिकायत लगभग बराबर रहती है कि इसमें सामान्य लेख आप लोग प्रकाशित नहीं करते, जिससे कि सामान्य जनता तक भी इसकी पहुंच बन सके। तो लेकिन क्या है कि सामान्य लेखों को प्रकाशित करने वाली और पत्रिकाएं बहुत हैं, जिसमें सामाजिक विषयों को लेकर के लिखा जाता है, सामान्य कहानियां हैं, चुटकुले हैं और सामान्य विषयों को लेकर के। इसका एक अपना स्टैंडर्ड है
आरंभ से ही पत्रिका का कि जैसा नाम इसका रखा गया वेदवाणी कि अनुसंधानात्मक लेख है ना जो हैं वही इसमें प्रकाशित किए जाएं। पुनरपि एक दो लेख हमारा प्रयास रहता है कि सामान्य भी इसमें छपे और वो छपते भी रहते हैं, लेकिन सामान्य का मतलब भी ये नहीं रहता है कि वो एकदम निम्न स्तर के होंगे, है ना। भाषा उनकी सरल होती है लेकिन शिक्षा जो है वो उच्च ही उसमें रहती है। इसको कौन पढ़ता है, मतलब हु कैन बेनिफिट फ्रॉम ये पुस्तक से? जो भी वेद से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी स्वाध्यायशील लोग हैं, अध्यात्म जगत के लोग हैं, वो सब इसको पढ़ना पसंद करते हैं। विश्वविद्यालयों वाले हैं, महाविद्यालयों वाले हैं और सामान्य अन्य भी जो विद्वत वर्ग है वो सब इसको पसंद करते हैं। आचार्य जी, इधर बच्चे कैसा फीस क्या है, इधर कोई किसी को ज्वाइन करना है तो प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे? जी यहाँ जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसमें हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है 10वीं अथवा 12वीं पास कम से कम बच्चा होना चाहिए, अथवा 16 या 17 वर्ष की उम्र कम से कम उसकी होनी चाहिए। कम से कम, इससे कम उम्र का हम नहीं रखते बच्चा, अधिक की कोई लिमिट नहीं रखी हुई है। इसीलिए हमारे पास 17 की उम्र से आरंभ करके 70 वर्ष तक के भी व्यक्ति अध्ययन करते रहे हैं। इस समय भी यदि आप दिन में जब कक्षाएं चलती हैं उसमें देखेंगे तो अभी भी 60-65 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। माने यहाँ आपको 17 वर्ष के भी बच्चे मिलेंगे, 20 के भी, 25 के, 30 के, 40 के, 45, 50, 60, 65 तक के अभी भी इस समय अध्ययन कर रहे हैं। शुल्क अध्ययन का कुछ नहीं है, संस्था का कोई शुल्क नहीं है, यहाँ पर आवास निःशुल्क है पूरी तरह से। शुल्क नहीं है मतलब फीस नहीं? फीस नहीं है कोई भी। हाँ, जो दे सकते हैं, देने में समर्थ हैं, भोजन का नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। जैसे अभी जो फीस है भोजन की वो लगभग 300 रुपये महीना ली जाती है। बाकी जो व्यय है वो संस्था के द्वारा वहन किया जाता है। संस्था में भी मुख्य रूप से जो रामलाल कपूर ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये संचालित है उसका सहयोग पूरा रहता है। कुछ जो क्योंकि पुरानी संस्था है, 100 वर्ष हो गए तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं इसके साथ में, तो उनका भी सहयोग यहाँ रहता है। छात्रवृत्तियाँ मिल जाती हैं जो भी है, और संपूर्ण देश से छात्र आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसा दयानंद सरस्वती महाराज हुए या उनके पीछे कोई आचार्य लोग आए, वो तो सोशल वर्क का भी काम किए, फ्रीडम फाइटिंग का काम किए। अभी आर्य समाज जो है ये क्या है, सिर्फ ये गुरुकुल के अंदर जम गया है, ये अभी भी सोशल काम करता है, ये क्या है, ये बता सकेंगे? यदि आर्य समाज के कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो बहुत विस्तृत कार्य क्षेत्र है। उसमें से गुरुकुल एक प्रकल्प है। गुरुकुल एक विचारधारा देने का केंद्र है, एक मानव निर्माण का केंद्र है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में भी आर्य समाज के द्वारा बहुत कार्य हो रहे हैं, चाहे वो शुद्धि आंदोलन का हो, चाहे स्त्रियों के अधिकार को लेकर के हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य वहाँ पर हो रहे हैं, और भारतीय संस्कृति के प्रति जनमानस को जागृत करने का भी पर्याप्त कार्य आर्य समाज के माध्यम से हो रहा है। आर्य समाज का जो सन्यासी वर्ग है, उपदेशक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, घर घर जाकर के जागृति का कार्य करता है। माने 2 प्रकार से कार्य यहाँ पर हो रहा है। वैसे तो अनेक हिंदू संगठन भी इस कार्य को कर रहे हैं। एक शिक्षण संस्थाएं हैं जो गुरुकुल के नाम से हैं, वहाँ बच्चे आकर के प्रशिक्षित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, चरित्र ग्रहण करते हैं, दिनचर्या को अपनी को व्यवस्थित करते हैं, जीवन बनाने की प्रक्रिया पूरी सीखते हैं, और जो यहाँ से प्रशिक्षित हो जाते हैं फिर वो समाज में जाकर के उन मूल्यों को, जो जीवन मूल्य हैं, जो शास्त्रीय शिक्षाएं हैं, उनको प्रचारित करते हैं, उनको जीवन में उतारने के लिए जो है प्रशिक्षित करते हैं। वहाँ पर शिविरों के माध्यम से, योग शिविर हैं, एक आर्यवीर दल करके
वो है, अपना प्रकल्प है, तो उसके माध्यम से व्यायाम का प्रशिक्षण है, चरित्र प्रशिक्षण है, अध्यात्म का भी उसमें है, योग शिविर लगाए जाते हैं, अनेक प्रकल्प आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो जन जागरण के लिए हैं। और एक लास्ट है कि लास्ट ईयर ये बताया गया कि गुरुकुल वगैरह एक नया बोर्ड के अंदर आएगा, भारत संस्कृत बोर्ड ऐसा कुछ बोर्ड है, जैसा CBSE होता है, उसका नेतृत्व किया था आर्य समाज ने बोल के बोला गया। अब क्या इधर जो पढ़ते हैं बच्चे उनका कैसा लेजिटिमेसी कैसा होता है? मेघालय स्कूल में जब जाते हैं आपको अफिलिएशन होता है, ये क्या ये बोर्ड चालू हो गया, इधर के पढ़ने वाले बच्चे और किधर ट्रांसफर करना है तो कर सकेंगे? देखिए अभी जो गुरुकुल चल रहे हैं वो कई प्रकार से हैं। जैसे जहां अभी हम बैठे हुए हैं ये विशुद्ध आर्ष पद्धति से चल रहा है, किसी भी बोर्ड से इसकी कोई संबद्धता नहीं है, अफिलिएशन नहीं है इसका किसी भी सरकारी बोर्ड से। तो एक तो इस प्रकार के गुरुकुल हैं। दूसरे कुछ गुरुकुल हैं जो राजकीय जो शिक्षा पद्धति है, जो बोर्ड है, उससे संबद्ध हैं। जैसे यहाँ हरियाणा में तो हरियाणा बोर्ड से हैं, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान बोर्ड से भारतीय संस्कृति बोर्ड से भी चालू हो, और दूसरे केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से हैं जो CBSE वाला है। हाँ, जो दूसरा था पहले वैदिक बोर्ड करके आवाज उठी थी, लेकिन उसको फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड करके उसको लिया गया, तो उसको भी मान्यता भी प्राप्त हो गई। जैसे पीछे स्वामी रामदेव जी महाराज भी उसमें सक्रिय हैं, तो लागू करने का उसको प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी मान्यता मिल रही है तो धीरे धीरे उसकी स्वीकृति बढ़ेगी। अभी तो पुराने ढंग से ही सारे गुरुकुल चल रहे हैं, ये कुछ राजकीय बोर्ड से, कुछ केंद्रीय बोर्ड से, और कुछ जो अपना ऋषियों की पद्धति है उससे चल रहे हैं। और कोई किसी को इधर ज्वाइन करना हो तो कैसा करते हैं? गुरुकुल क्या प्रोसीजर? हाँ जी, नहीं, गुरुकुल में तो ये है क्योंकि मान्यता तो बराबर है। जो बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ जो यहाँ इस संस्था में, हाँ जी, प्लस 2 के बाद कैसे ज्वाइन करना? 10वीं 12वीं के बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है बच्चा, हाँ जी, तो कैसा करता है? उसमें है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो किसी नौकरी या सरकारी परीक्षा या सरकारी सर्विस के लिए नहीं आते हैं। हमारे पास आते हैं तो जो ऋषियों का शुद्ध वैदिक ज्ञान है उसको लेने के लिए आते हैं, उनका जो लक्ष्य है। फिर भी यहाँ पढ़ते हुए यदि उनकी इच्छा होती है कि हम बाहर से सरकारी सर्विस भी करें तो बाहर से वो परीक्षाएं दे लेते हैं। जैसे यहाँ जैसे कोई बच्चा आया 10वीं या 12वीं करके आया तो बाहर से वो शास्त्री या BA कैसा अप्लाई करता है? इधर अप्लाई करने के लिए कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि पुरानी संस्था है और सभी जगह इसका नाम है, तो सुन करके बच्चे यहाँ आ जाते हैं और हम खाली मौखिक ही उससे थोड़ा संवाद करते हैं, और जिसका भी लगता है कि हाँ इसकी पढ़ने की अपनी जिज्ञासा है, अपनी रुचि है, अपना समर्पण है, तो उसको यहाँ रख लिया जाता है। बहुत बढ़िया। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका टाइम दिया है, आप सारे सवाल का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है। ओम नमस्ते नमस्ते।